हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले कक्षाओं में हम उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किए कि किस तरह से राजनीतिक जीवन था वहाँ, किस तरह से सभा और समिति का जो भी विभाग था उसमें किस तरह से ह्रास आ रहा था, उनके कार्य प्रणाली में किस तरह से गिरावट आ रहे थे। इन सब चीजों को हमने उस क्लास में देखा था। आज हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि समाज में क्या क्या परिवर्तन नजर आ रहे थे इस कालखंड। तो चलिए देखते हैं सामाजिक जीवन। आप यहां से हेडिंग डालिए, सामाजिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में। कई बिंदु यहाँ उभर करके सामने आएंगे। जैसे समाज में क्या था कि चार जो वर्ण थे वो स्थापित हो चुके थे। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या था? चार वर्ण ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुके थे, स्थापित हो चुके हैं। ठीक, कौन कौन से आपको पता ही है। ब्राह्मण, ठीक, दूसरा क्या? क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो था वो था शूद्र। सबके अपने अपने कार्य थे, अपनी अपनी कार्य प्रणाली बनी हुई थी, किसको क्या करना था, सब यहां से धीरे 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 उसका निर्धारण हो रहा था। तो ब्राह्मण का काम क्या हो गया था यहाँ पर समाज में? एक बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था और समाज में पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण वर्ग का काम हो गया था। क्षत्रिय क्या थे? सभी जितने भी वर्ग थे उनको सहायता प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये क्षत्रिय धर्म का कार्य था। वैश्य जो थे व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ गए, कृषि कार्यों से जुड़ गए और जो टैक्स की जितने भी मतलब की जिम्मेदारी थी इन पर ही लोड हो गई थी। टैक्स यानी कर समाज में यही वर्ग चुकाता था। और जो शूद्र थे उनका कार्य क्या रह गया था समाज में? जो शूद्र वर्ग थे वो सेवा का कार्य, यानी ऐसा कहा जाने लगा कि शूद्र वर्ग का जो निर्माण ही हुआ है वो इन तीनों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए सेवा प्रदान करने के लिए हुआ है। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को जानकारी हो गई। टैक्स जो देने का कार्य था सिर्फ यह वर्ग करता था, वैश्य वर्ग, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों से भी यही जुड़ा हुआ था और कृषि कार्यों से भी लगभग यही वर्ग जुड़ा हुआ था। तो टैक्स जितने भी जो भी चीज का कलेक्शन होता था इसी के पास से होते थे और यह इनको टैक्स दिया करता था। और यह क्या करते थे? पूरे समाज को क्या क्या करते थे? क्षत्रिय वर्ग संरक्षण प्रदान किया करते थे, सुरक्षा प्रदान किया करते थे। इस तरह से सिस्टम चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में एक जो सबसे बड़ा जो पहलू भर के आता है, महिला। महिला की स्थिति कैसी थी समाज में? उत्तर वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति, हर कालखंड में आप देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति एक प्रमुख मुद्दा रहती है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, चाहे वो ऋग वैदिक काल रहा हो, चाहे उत्तर वैदिक काल रहा हो, या फिर आप मध्य काल देखिए, आधुनिक काल देखिए, या फिर वर्तमान संदर्भ में भी भारत में देखिएगा, महिला एक चर्चा का प्रमुख विषय रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि महिला की स्थिति कैसी थी। तो देखिए महिला की स्थिति कैसी थी। तो आपको पता होगा कि ऋग वैदिक काल में महिला जो थी वो सभा में भाग लेती थी, विदत में भाग लेती थी। एक किस तरह की संस्था थी? एक तरह से पॉलिटिकल विंग था, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी थी। परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते सभा और विदत जैसी संस्था में महिलाओं की भागीदारी समाप्त हो गई। संस्था में महिला भागीदारी समाप्त हो गई, महिला भागीदारी समाप्त। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। यानी ये देखिए यहां से क्या पता चल रहा है कि महिला की स्थिति में गिरावट नजर आ रहा है। महिला अध्ययन का कार्य कर रही है, परंतु देखिए यहां पर क्या, पहले पॉलिटिकल विंग में हिस्सा लेती थी,
यानी कहने का मतलब है कि राजपाट में हिस्सा लेना, परंतु यहां से ये समाप्त हो गया तो महिला की स्थिति में गिरावट नजर आने लगी। पूर्णतः गिरावट नजर नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे गिरावट जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि सभा और जो विदत जैसी संस्था थी वहां से महिला की जो कार्य प्रणाली थी वो समाप्त हो चुकी। अगला पॉइंट महिला के बारे में, बाल विवाह यानी कम उम्र में स्त्रियों की शादी यहां से प्रारंभ हो गई। तो यहाँ बाल विवाह जैसे कुरीतियां यहां दिखाई पड़ेगी। कुरीतियां आप लिख लीजिए समाज का। बाल विवाह प्रारंभ, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, परंतु यहाँ पर बाल विवाह आपका प्रारंभ हो गया। इतना पॉइंट आप महिलाओं के बारे में आप जान लीजिए। यानी कहने का मतलब कि धीरे धीरे गिरावट नजर आने लग गया महिलाओं की स्थिति में। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर आप देखिएगा कि समाज में 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, कौन कौन से आश्रम है देखते हैं। 4 आश्रम आपको मैंने बताया था ऋग्वेद काल में, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या उसमें व्यवस्था थी 4 आश्रम में। चलिए तो देखिएगा 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट आ गया। कौन कौन से आश्रम थे भाई? पहला जो है वो क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम में इसमें था कि बच्चे को मतलब कि टीचर के पास जाके, शिक्षक के पास जाकर के अध्ययन का कार्य करना था। मतलब कि वो कुछ सीखते थे ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, तो यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए बना, शिक्षा ग्रहण के लिए। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर समाज के लिए अलग अलग बना हुआ है। जैसे अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो 8 वर्ष में वो आश्रम जाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अगर क्षत्रिय समाज का बच्चा है तो 10 वर्ष में जाकर के उसका उपनयन संस्कार होगा और वहां वो शिक्षा ग्रहण करेगा। और वैश्य समाज का अगर बच्चा है तो वह 11 वर्ष की अवधि में जब उसकी पूरी हो जाएगी तब वह इस आश्रम में प्रवेश करेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। यह जो शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था थी ये 25 वर्ष तक थी। यानी बच्चे को यहाँ 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना होता था। यह है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब जीवन के बारे में वो सीखते थे, समाज के बारे में सीखते थे, समाज में किस तरह से जिया जाता है, कुछ दर्शन की बातें सीखा करते थे। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्यतः शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला जो आश्रम था वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, यह आश्रम क्या था? 25 से 50 वर्ष तक की आयु के लिए। जैसे ही आप मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे जहां आपका विवाह होगा और आप अपने पत्नी के साथ रहेंगे, फिर आगे जाकर के पुत्र होगा, पुत्री हो गया, इस तरह से मतलब गृहस्थ जीवन में आपको प्रवेश मिलेगा। और कहा यह गया कि सबसे जो 4 आश्रम थे उसमें सबसे महत्व इसी का, सबसे अधिक महत्व आपका किसका था? गृहस्थ आश्रम का। ठीक है, इसमें रहते हुए कुछ ऋण जो थे उनकी मुक्ति का मार्ग बताया गया था। जैसे कि आपको देव ऋण, पितृ ऋण, इस तरह के ऋणों से मुक्ति गृहस्थ आश्रम से ही मिलती थी। जैसे कि क्या हुआ कि जैसे पितृ ऋण, तो पितृ ऋण से आप मुक्त कब हो सकते हैं? जब आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तब आप पितृ ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से इसमें यह व्यवस्था बनाई गई थी गृहस्थ आश्रम में, और सबसे अधिक महत्व इसी आश्रम को दिया गया था। तीसरा जो पॉइंट है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम,
इसमें क्या था, 50 वर्ष से 75 वर्ष जिसका है, इसके बीच में जिसका उम्र है वह वानप्रस्थ को धारण करता था। इसमें ये था कि व्यक्ति अपने लौकिक जीवन से मुक्त होकर पारलौकिक जीवन में प्रवेश करता था। और साथ ही साथ कहने का मतलब है कि फिर भी लौकिक से पारलौकिक जीवन में प्रवेश करता था, परंतु फिर भी वह समाज से पूरी तरह से कटा हुआ नहीं था। समाज से उसका जुड़ाव अभी भी बना हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ था, हल कुछ न कुछ जुड़ाव उसके अभी भी बने हुए थे। तो वानप्रस्थ आश्रम। चौथा जो था वो संन्यास आश्रम था। क्या आश्रम था? संन्यास आश्रम। यह 75 से 100 वर्ष की अवधि के बीच का था। ठीक, 75 से कितना, 100 वर्ष की अवधि के बीच के कालखंड को संन्यास आश्रम कहा गया। यह पूर्णतः मुक्ति का मार्ग था। पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहने का मतलब है कि समाज से अब उसका पूरी तरह से विलगाव हो चुका है, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण मुक्ति मार्ग पे वो चला जा चुका है। यहां लिख लीजिए, समाज से कोई लगाव नहीं, कोई लगाव अब नहीं। पूर्णतः समाज को छोड़ करके वो वन में चले गए हैं, सन्यासी बन गए हैं। उनका लौकिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूर्ण सन्यासी जीवन। ठीक है, मोह माया से एकदम मुक्त, उसी फेस को बोला जा रहा है संन्यास आश्रम। और देखिए उस कालखंड में लोगों का मानना था कि उस कालखंड में लोग जीते भी होंगे। 100 वर्ष की अवधि में मनुष्य का जीवन बांट चुके हैं, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 और 100। उस कालखंड में लोग जीते भी थे ज्यादा। अभी तो वर्तमान में यह बहुत ही संभव ही नहीं है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि इतना जीना ही मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक जीवन में ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। क्या क्या परिवर्तन हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र के जो कार्य थे वो सब बढ़ गए थे। महिला की स्थिति क्या थी उसके बारे में। फिर हमने देखा कि 4 जो आश्रम थे वो स्थापित हो चुके थे। ठीक है, और उन आश्रमों में जो क्या क्या गतिविधियां थी ये सब चीज का निर्धारण हो चुका है। समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इतनी बातें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में रहेंगी। आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट जब समझिएगा तभी फैक्ट याद होगा। परीक्षा में जाने के लिए पूर्ण तैयारी जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे अब जब भी मिलेंगे तब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके वहां के जो उद्योग धंधे कैसे थे, धार्मिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।